क्या उसको बोलते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे ये नई प्लेलिस्ट A2 की बना के उस पर लगाता रहूँगा। राइट जी, सो लेट्स गेट ऑन विद ओलिगोपोली। व्हाट इज द मॉडल, व्हाट्स इट ऑल अबाउट, मैं पूरे आपको साथ साथ करवाता हूँ इसको डिटेल में। आई कुड हैव यूज्ड इमरान लतीफ़ नोट्स बट आई वांट टू डू इट माई सेल्फ हियर, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपरली बिल्ड हो। ऑल्दो इसका ऐसे आप लोग आराम से चॉइस में छोड़ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 6, 6 that 4 5 6 7, unit 7 oligopoly जी। इसको हम जरा अच्छी तरह समझते हैं कि क्या मॉडल की बेस है, व्हाट इज द होल डिटेल ऑफ इट एंड हाउ फर्म्स बिहेव इन दिस मॉडल, ठीक है। अच्छा जी, अब इट इज द मोस्ट कॉमन रियल वर्ल्ड मार्केट स्ट्रक्चर। बेसिकली इस सबसे ज्यादा दुनिया में ओलिगोपोलीज एग्जिस्ट कर रही हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि यस इट इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो ये है हमारा ओलिगोपोली। इट इज द मोस्ट कॉमन वर्ल्ड मार्केट, रियल वर्ल्ड मार्केट स्ट्रक्चर। मोस्ट large businesses exist in oligopoly form। तो जो भी आप, ओ वाओ वाओ वाओ, बच्चों तालियां हो जाएं। ताहा इज हियर। अस्सलाम वालेकुम ताहा। वालेकुम अस्सलाम सर, ओ कैसे मेरे हैं बेटा आप? बड़ा फ्रेश साउंड कर रहे हो। गुड गुड गुड। सी इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स डूएबल, इट्स वेरी डूएबल। शाबाश। नहीं सर, मैं बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हूँ, बट आपकी आवाज सुन के तो फ्रेश हो गए हो ठीक है। देखो, चार चांद लग गए हैं। वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच। देखो आपके लिए तालियां बजवाई, आवाज आपको नहीं आई होगी बिकॉज ऑफ कोर्स ऑनलाइन क्लास है, बट विल डू इट इन द लाइव क्लास। गुड टू सी यू ताहा। थैंक यू सो मच सर। बस वेलकम सर मेरे बेटा। सुबह जी चार जी। बजे सोया था तो हाँ इसलिए जी, बस आपका फिर लेट हो गया। एक्नॉलेजमेंट भी 2 बजे आई थी, तो जरा जल्दी सो जाया करें ना। अच्छा जी, इट इज द मोस्ट कॉमन रियल वर्ल्ड मार्केट स्ट्रक्चर। हम ओलिगोपोली की बात कर रहे हैं। मोस्ट लार्ज बिजनेसेस एग्जिस्ट इन oligopolistic markets। oligopolistic markets क्या इशू है? हाँ, oligopolistic markets। बेटे देखो, आपके इर्द गिर्द ओलिगोपोलीज फैली हुई हैं। दे आर अ फॉर्म ऑफ मोनोपोली। रियल वर्ल्ड मोनोपोलीज जो है, पूरा दुनिया में डोमिनेट करना इज नॉट वेरी इजी। रियल वर्ल्ड मोनोपोलीज प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलती हैं आपको, बहुत कम मिलती हैं। लेकिन ओलिगोपोली इज अ रियल वर्ल्ड मार्केट स्ट्रक्चर और मोस्ट लार्ज बिजनेसेस ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जब इसके हम फीचर्स देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा मैं किस तरह की मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, और यू विल बी एबल टू रिलेट विद पाकिस्तान many markets and industries with oligopolistic behaviors। तो let's start with the first one। बुलेट्स में कर देता हूँ। There are a few dominant firms with high market share and many smaller firms। कुछ फर्म्स डोमिनेट करेंगी और कई स्मॉल फर्म्स एग्जिस्ट कर रही होंगी साइड बाय साइड, ठीक है। उसके बाद जी, वो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक चीज जरा कर लूं, एक सेकंड में दीजिएगा। आई विल बी बैक इन जस्ट अ मिनट। जी, तो देयर आर फ्यू डोमिनेंट फर्म्स। थोड़ा
थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करते हैं विद लार्ज साइज, ठीक है, एंड हाई मार्केट शेयर and many smaller firms in the oligopolistic markets, ठीक है, that is the beginning, ठीक है। firms are, आपके ख्याल में क्या होंगी, प्राइस मेकर्स या प्राइस टेकर्स? मेकर्स। मेकर्स। बेसिकली याद रखना, सिवाय परफेक्ट कंपटीशन के बाकी सारी मार्केट स्ट्रक्चर्स में, इंडस्ट्रीज में यू नो प्राइस मेकर फर्म्स होती हैं बिकॉज ऑफ देयर यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, या साइज ऑफ द फर्म इटसेल्फ। देयर इज a lot of, ये इसका की फीचर है, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स। इसका क्या मतलब है जी? दैट इज दे do not make decisions without considering the response of competitors। प्राइस चेंज करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि यार कंपेटिटर आगे से क्या रिएक्शन देगा। सो देयर इज, मैं की फीचर्स को जरा बोल्ड करता जाता हूँ। फ्यू डोमिनेंट फर्म्स, आप इनको अलग अलग भी बना सकते हैं लेकिन मैं इकट्ठा इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है जी। परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्यों नहीं है ये क्या चीज? प्राइस मेकिंग इंटरडिपेंडेंस? इंटरडिपेंडेंस क्यों होगी बेटे? बिल्कुल इंडिविजुअल होमोजीनियस गुड बना रहे हैं सारी इंडिविजुअल फर्म्स, और इंडस्ट्री में जो प्राइस सेट हुई है उस पर बेचने में मजबूर हैं, ठीक है। तो बेसिकली केले जो उगा रहा है वो कभी भी नहीं देखेगा कि साथ वाले केले के फार्म ने क्या प्राइस चार्ज की है। वो अपना डिसीजन करेगा मार्केट प्राइस के मुताबिक। उसको पता है कि एस्टैब्लिश प्राइस है, ना ही केले को एडवर्टाइज करने की जरूरत है। अगेन इंटरडिपेंडेंस नहीं है, समझ रहे हैं? यस सर। या सो ये हो गया जी इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स। अच्छा, उसके बाद firms produce close substitutes, homogeneous नहीं है, ठीक है, substitutes है, स्पेलिंग में क्या इशू है इसकी? स्पेलिंग तो बिल्कुल ठीक है, substitutes, ठीक है, right, firms produce close substitutes but with some unique features। हर फर्म की प्रोडक्ट में कुछ यूनिक फीचर्स and some level of differentiation exist करेगा। स्पेलिंग खराब हो गए हैं, अच्छे जी, with some level of differentiation। तो close substitutes और differentiation को हम हाईलाइट कर लेते हैं। just try and absorb these features। अभी हम इसकी प्रैक्टिकलिटीज पे आ रहे हैं, इसको समझने जा रहे हैं, ठीक है जी। मुझे बताएं, लार्ज फर्म्स हैं, बैरियर्स टू एंट्री के क्या हालात होंगे? सर हाई होंगे। यस, सिवाय इन चाल के कोई नहीं बोल रहा। देयर आर हाई बैरियर्स टू एंट्री। मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स कायम ही बैरियर्स टू एंट्री पे हैं। एयरलाइंस, ठीक है, आपके मुल्क में ये जो टेलीकम्युनिकेशन फर्म्स हैं, 5-7 लार्ज फर्म्स डोमिनेट कर रही हैं। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स, चंद लार्ज फर्म्स डोमिनेट कर रही हैं। फूड इंडस्ट्री, नेस्ले लीडर बन गया, बाकी सारे उससे थोड़े छोटे, काफ़ी छोटे उससे तो, लेकिन लार्ज साइज की फर्म्स। सो हाई बैरियर्स टू एंट्री की वजह से ये इस तरह करके एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू क्या उसको बोलते हैं, बी ओलिगोपोलिस्टिक, दे कैन नॉट कीप देयर मार्केट शेयर अदरवाइज, ठीक है। उसके बाद बच्चे फर्म्स, सॉरी, firms do not change
price and there is price rigidity. हमने असल सारी अपनी इन्वेस्टिगेशन ओलिगोपोली मार्केट की करनी है प्राइस रिजिडिटी पे, कि क्यों प्राइसेस इतनी सिमिलर हैं इनकी आपस में और रिजिड हो जाती हैं, आसानी से चेंज ये लोग नहीं कर पाते। ठीक है, फर्म्स में और मे नॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ये भी इंटरडिपेंडेंस की वजह से मैक्सिमाइज प्रॉफिट ड्यू टू डिपेंडेंस। वो एक दूसरे पे इतना डिपेंड कर रही हैं कि वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने से भी डर रही हैं कि जी हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया तो हमारा मार्केट शेयर ना उठ जाए, दूसरी फर्म ना ले जाए हमारे कस्टमर्स। ठीक है, सो दे आर रियली वरीड अबाउट ईच अदर। ठीक है, अब इसके तो अंदर इनका मार्केट शेयर कितना होगा? देखो बेटे, 5 से 15 लार्ज प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, उसी पे मैं आ रहा था। अभी कॉन्सेंट्रेशन रेशियो का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पहले। देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशियो। अब ये कौन आ गया है इस वक्त सोया हुआ? लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम सोहेब। बेटे आप तो ऐसे ना थे 18 मिनट बाद, खैरियत? Okay, so we have 5 kids and we just Joshua and of course Moaz Malik. Interesting. Right, there's high concentration ratio. That is, ये पहले समझ लें अगर concentration ratio, तो फिर बात बड़ा आसानी से समझ आती है। High concentration ratio, that is market share is squeezed or concentrated into few firms' hands. चंद फर्म्स डोमिनेट कर रही हैं मार्केट को, सो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो यानी मार्केट पावर, मार्केट शेयर चंद फर्म्स के हाथ में। इसमें इंशाल एंड बाकी 5 फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, 4 फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, 3 फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशियो इस तरह देखा जाता है। जैसे हमारी फूड एंड बेवरेज मार्केट में टॉप 5 फर्म्स की जो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो है 92% है। वर्ल्ड की जो टॉप 5 फर्म्स हैं यानी ये कोक, पेप्सी वगैरह, इनके ये जो आपकी नेस्ले आ जाती है, इनका कोई 92% वर्ल्ड का मार्केट का शेयर इनके हाथ में 5 फर्म्स की है। सो ऑन एवरेज इंशाल यही समझ लो 15 से 20%। ठीक है, फॉलो कर रहे हो? सो हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, मार्केट शेयर इज स्क्वीज्ड इनटू फ्यू हैंड्स ओनली, फ्यू फर्म्स हैंड्स। ठीक है, उसके बाद जी नॉन प्राइस कंपटीशन बहुत ज्यादा करते हैं, प्राइस चेंज करने से डरते हैं। कंपटीशन, कंपटीशन, ठीक है। सर ये हाई कंसंट्रेशन रेशियो के कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला तो नहीं है, वो बेसिक ही होगा ना? बिल्कुल बेसिक है, मार्केट देखो। शेयर ऑफ अ स्पेसिफिक फर्म ओवर मार्केट शेयर ऑफ यस, टोटल जैसे फर्म्स। हम करें 5 फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशियो कैसे निकलेगी? टॉप 5 फर्म्स मार्केट शेयर कंपेयर मार्केट सेल्स कंपेयर टू द टोटल मार्केट सेल्स। लेट्स से 100 सेल्स मार्केट में हो रही थी, टॉप फर्म्स उनमें से 5 जो हैं वो 80 सेल्स कर रही हैं, तो 80 ओवर 100 इंटू 100, 80% मार्केट उनका कॉन्सेंट्रेशन रेशियो आ गई। समझ आ गया? यस सर। यस, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं बिकॉज प्राइस चेंज करने का रिस्क नहीं लेना चाहते, प्राइसेस रिजिड कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर इतने इंटरडिपेंडेंट है, अग्रेसिवली एडवर्टाइज करते हैं अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, एंड उसको कहते हैं जी प्रमोशनल टैक्टिक्स करते हैं। ठीक है, और आखिर में जी मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए मर्जर्स एंड टेक ओवर्स इसका नॉर्मल रूटीन है। मर्जर्स एंड mergers and takeovers are the way to increase market share. Otherwise market share बढ़ाने के लिए प्राइस कम करने का रिस्क नहीं लेते। जी बेटे, अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल्स दी आपको, दुनिया की मोस्ट मार्केट्स आर ओलिगोपोलिस्टिक। पाकिस्तान की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री
5-4 जायंट फर्म्स हैं, सुजुकी, टोयोटा, होंडा, इसके अलावा Hyundai टू सम एक्सटेंट नाउ। बाकी छोटी-छोटी फर्म्स ये जो चाइनीज़ हैं, डीएफएसके, ये छोटी-छोटी फर्म्स रिलेटिवली छोटी, वैसे तो लार्ज फर्म्स हैं, लेकिन छोटी-छोटी फर्म्स आके हमारी मार्केट में अब आ गई हैं, ठीक है। सो फ्यू फर्म्स डोमिनेट कर रही हैं। तो देखो, याद रखना जो होंडा सिविक की प्राइस है, उसके मुताबिक ही Hyundai, एलेंट्रा एंड सोनाटा वो प्राइसेज़ रखेंगे। ठीक है? यानी उसके आस-पास दे विल ट्राई नॉट टू चेंज देयर प्राइसेस टू मच, इन लाइन वेरी करेंगे प्राइसेस सारे। समझ आ रही है बात? उसके बाद जी प्राइस मेकर्स हैं, ज़ाहिर बात है सबके पास यूनिक अपनी-अपनी गाड़ी है, अपना-अपना मॉडल है तो वो प्राइस मेकर्स हैं। लेकिन इंटरडिपेंडेंस बहुत है एक-दूसरे के ऊपर। कभी भी होंडा सिविक नई गाड़ी की प्राइस करने से पहले ग्रैंडी की प्राइसेस देखेगा या टोयोटा कोरोला की, टोयोटा होंडा की देखेगा। इसी तरह सुजुकी अपनी लाइन ऑफ मार्केट की अपने-अपने सेगमेंट की गाड़ियों के मुकाबले में देखेगी कि क्या प्राइसेस हैं, उसके मुताबिक थोड़ी कम ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, ठीक है? क्लोज़ सब्स्टिट्यूट्स है ना? ये सारी मिलती-जुलती चीज़ें हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन है जैसे एमजी और टूसॉन। टूसॉन इज मोर स्टर्डी, एमजी इज मोर लग्जूरियस। तो वो डिफरेंशिएशन अपनी जगह है। हाई बैरियर्स टू एंट्री है, नई कार इंडस्ट्री में सेटअप होना या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई मजाक नहीं है, बहुत पैसा चाहिए। उसके बाद जी प्राइस रिजिडिटी है, प्राइसेस चेंज नहीं करते। प्रॉफिट शायद ये मैक्सिमाइज करें या ना करें, इंटरडिपेंडेंस की वजह से डर रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने से भी। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, मार्केट पावर चंद हाथों में स्क्वीज्ड है, तो फिर वो नॉन प्राइस कंपटीशन पे चले जाते हैं। अग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, फीचर्स ऐड करने अपनी प्रोडक्ट्स में, होम डिलीवरी सर्विसेज देनी, इस तरह की चीजें देते हैं। मर्जर्स एंड टेक ओवर्स आर अ वे टू इंक्रीज मार्केट शेयर, क्योंकि प्राइस चेंज करने से डरते हैं। जी बच्चों, अभी तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। वेरी गुड। एनीवन एल्स जी? प्राइसिंग एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, जैसे हम हर मार्केट स्ट्रक्चर में देखते हैं, ओलिगोपोली का प्राइसिंग एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन हम अब अच्छी तरह समझते हैं मेरे बेटे। तो इसमें अब मजे की बात यह है कि दुनिया का मोस्ट कॉमन मार्केट स्ट्रक्चर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मेनी मार्केट्स आर ओलिगोपोलिस्टिक, लेकिन हमारे पास इसका क्लियर कट डिसाइसिव प्रिडिक्शंस मौजूद नहीं है। अनलाइक मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन जो कि डिजाइन ही खुद किया था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन उसकी बड़ी क्लियर कट इकोनॉमिस्ट के पास अंडरस्टैंडिंग है। इन केस ऑफ ओलिगोपोली हमें अंडरहैंड क्या हो रहा है नहीं पता। क्या ये फर्म्स आपस में मिली हुई हैं, जान के प्राइसिंग इस तरह की रखी हुई है ताकि मार्केट को एक्सप्लॉइट करें? कोई आपस में एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, कलूसिव ओलिगोपोली है, या शदीद कंपटीशन है, कंपेटिटिव बिहेवियर है, नॉन कलूसिव मॉडल है? तो हमें इसका इतना क्लियर पता नहीं है। इसलिए इनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है और बहुत मुश्किल प्रूव होता है कि क्या ये कोलूजन चल रही थी, अंडरहैंड एग्रीमेंट्स थे, या एक्चुअली में वो कॉम्पीट कर रहे थे आपस में। ठीक है? ओलिगोपोली। अब इसके अंदर दो मॉडल्स जी। एक हमने पढ़ने हैं नॉन कल्यूसिव, यानी आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कल्यूसिव की स्पेलिंग जरा सही कर दूं, डबल एल जो है वो अजीब सा लग रहा है। ठीक है, सो नॉन कल्यूसिव, ठीक है, यानी नो कॉमन प्राइस एग्रीमेंट्स, इस तरह की आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज नहीं है। राइट? इसके अंदर हमने दो थ्योरीज पढ़नी है एंड वी विल ट्राई कि किंग डिमांड कर्व तो डेफिनेटली आज इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, अलबत्ता गेम थ्योरी माइट गो टू नेक्स्ट वीक। राइट जी, किंग डिमांड कर्व और दूसरी हमारे पास है गेम थ्योरी। वैसे अगर हम आज थोड़ी सी स्पीड लगाएं तो दोनों हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अच्छी क्लास हो, जल्दी समझ जाते हो तो मुझे लगता है शायद हम दोनों कर लें। क्लूसिव मॉडल्स जी, इसमें क्लियर कट इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, क्लूड कर रहे हैं आपस में। ये बड़ा रियल वर्ल्ड मॉडल है, कॉमन प्राइस एग्रीमेंट्स हैं, कोई आपस में आउटपुट पे कोई फिक्स किए हुए हैं कोटाज वगैरह। तो ये कॉमन प्राइस एग्रीमेंट वगैरह के थ्रू
मार्केट को अपने हिसाब से चला रहे हैं, कंज्यूमर्स को इन सम वेज एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। इसके अंदर यूजुअली दो चलते हैं। प्राइस लीडरशिप, ये बहुत आसान है, ठीक है, और ये ओरल एग्रीमेंट है, कुछ रिटर्न में नहीं है। और दूसरा कार्टेल, ये प्रॉपर फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट है ये, ठीक है। अब जी, हमें कैसे पता लगेगा कि कोलूसिव है या नॉन कोलूसिव है? इस इन्वेस्टिगेशन में ही मार्केट कंपटीशन कमेटीज और गवर्नमेंट के वॉचडॉग एजेंसीज लाइक नैब, एफआईए वगैरह सर खपाते रहते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि आपस में इन्होंने कोई एग्रीमेंट किए हुए थे एंड आर एक्टिंग लाइक वन बिग फर्म, अंदर से बाजार से अलग फर्म्स, अंदर से वन बिग फर्म, मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर हो रहा है, या वाकई सख्त कंपटीशन है किंग डिमांड कर्व गेम थ्योरी के थ्रू। तो ये दो पॉसिबल रूट्स हैं प्राइसिंग एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के ओलिगोपोली में। नॉन क्लूसिव, कोई आपस में भाईचारा नहीं, कोई कॉमन प्राइस एग्रीमेंट या आउटपुट एग्रीमेंट नहीं है। किंग डिमांड कर्व थ्योरी, गेम थ्योरी, शदीद कंपटीशन। क्लूसिव मॉडल्स में आपस में टोटल अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन प्राइस एग्रीमेंट किया हुआ है, किसी को प्राइस लीडर माना हुआ है, या कार्टेल में इवन आउटपुट भी मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कितनी बनानी है, कौन कौन कितनी बनाएगा, प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, हर चीज। तो ये हो गए मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली। जी जी जी, सॉरी। क्वेश्चन देखा था मैं, वो कह रहे थे हम्म 20 के पास में क्वेश्चन देखा तो वो कह रहे थे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और प्राइस लीडरशिप में वो उनकी डिस्टिंक्शन करें। हाँ तो वो जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो यूनिट 9 में ऑब्जेक्टिव्स जी, वगैरह में प्राइस लीडरशिप ये प्राइस लीडरशिप यहाँ पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको पास पेपर में सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इंशाल्लाह। समझ आ रही बात मेरी बेटे? ओनली इंशाल सीम्स टू बी डूइंग द पेपर्स दैट आई हैव टोल्ड यू गाइस। अब बाकी बच्चे नहीं कर रहे, सो बिकॉज मुझे मैसेजेस नहीं आ रहे। अगर कर रहे हो तो प्लीज, जारी बात है, फंसता है बच्चा। अगर इंशाल को स्ट्रगल हो रही है तो आप लोगों को भी हो रही होगी। सो डू स्टार्ट देम नाउ। मॉक्स के लिए ये 5 पेपर कर दो। आई एम टेलिंग यू, आपकी सारी तैयारियां हो जाएंगी। मैं खुद भी कराऊंगा ये सारे बाद में आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आप लोग खुद भी अपना जरा थोड़ा सा हाथ, ये कौन चले गए? अच्छा, मुआज आगे चले गए थे। अस्सलाम वालेकुम मुआज, लुक एट द टाइम यूर एंटरिंग मेरा बेटा। मे आई नो द रीजन अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज asleep? कोई वैलिड रीजन है बच्चे? तो अलार्म बस वही, कोई वैलिड रीजन तो नहीं है ना? अलार्म लगाना। नहीं नहीं, इस तरह नहीं बेटे, इस तरह नहीं। चलें, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाए मेरे बेटे। अब आप लोगों ने वर्ल्ड में, रियल लाइफ में जाना है, तो ये एक्सक्यूजेस ना जॉब्स पे नहीं चलती, मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक इफ आई टेल क्रिस्टन टुडे कि जी मेरा अलार्म नहीं बजा था, कितनी बार अलाउ करेंगे? 2 बार, 3 बार? नॉट एवरी डे, नो सॉरी, इट्स जस्ट वेरी अनफॉरगिविंग वर्ल्ड, वी कांट डू दैट, ठीक है। सो प्लीज अपने फ्यूचर के लिए अच्छी ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट कर लो। गिव इंपॉर्टेंस टू योर फ्यूचर, गिव इंपॉर्टेंस टू योर क्लासेस। राइट जी, तो अब हम आते हैं जी, पहला मॉडल हम पढ़ रहे हैं, किंग डिमांड कर्व। सो लेट्स स्टार्ट विद किंग डिमांड कर्व थ्योरी। किंग का मतलब होता है टेढ़ा हो जाना, ठीक है, थोड़ा सा उसमें बेंड सा आ जाए। सो किंग डिमांड कर्व को हम समझते हैं। अच्छा जी, इसकी भी कुछ पहले हम समझते हैं assumptions किंग डिमांड कर्व की। सबसे पहले, अब ये assumptions जो हैं, ये इकोनॉमिस्ट अगेन समझ नहीं पा रहे मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कंपटीशन या कोल्यूजन, तो इसलिए वो अज्यूम कर रहे हैं कुछ चीजें। नंबर 1 जी, देयर इज, हटा देता हूँ, पहली assumption क्या है जी? देयर इज एन established मार्केट प्राइस। ऑलरेडी मार्केट में एक प्राइस है जिसपे सारे खुश हैं, established market price where all sellers are satisfied। मतलब नॉट ecstatic, उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा, लेकिन वो काइंड ऑफ प्रेवलिंग मार्केट प्राइस पे खुश हैं, सेटिस्फाइड। समझ आ गया? ये एक assumption ले रहे हैं हम। नंबर 2, if one firm cuts price, अगर एक फर्म प्राइस कट करती है ओलिगोपोली में, द रेस्ट विल फॉलो, बाकी सारी भी फॉरेन प्राइस कट कर देंगे, ठीक है। और थर्डली जी,
if a firm raises price, अगर एक firm price बढ़ाती है, no one will follow. ठीक है, economists are trying to understand what's going on. तो पहला assumption established price, जिस पे सब established price in the market कर लेते हैं ताकि बात जरा clear हो. Market, all firms are satisfied. If a firm ये तो बोल्ड करने का फायदा नहीं है. अगर एक फर्म प्राइस कट करती है, बल्कि मैं यहां पे कर देता हूं, इसको सारे को बोल्ड कर देते हैं बिकॉज इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इंपॉर्टेंस के लिहाज से. इफ वन फर्म कट्स प्राइस द रेस्ट विल फॉलो. इफ अ फर्म रेजेस प्राइस नो वन विल फॉलो. इन अजम्पशंस को माइंड में रखिएगा. नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी different kind of diagram. You haven't seen a kink demand curve ever. Kink supply curve आपने देखा है लेबर मार्केट में, वो जो ट्रेड यूनियंस की वजह से हो जाता है. तो बता किंग डिमांड कर्व आप पहली दफा देखेंगे. And I'm also trying to draw it as clear and precisely as I can. Price. डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. Sorry. डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. हाँ नहीं वो तो होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होता है बिकॉज रियल वर्ल्ड मॉडल है. ठीक है, लेकिन इसमें किंग आ जाती है. अब इसको 3 स्टेजेस पे आपने बनाना है. पहली चीज जी, आप बेटे बनाओ इलास्टिक सा डिमांड कर्व. ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं बी ए. ठीक है, यहां पे मार्केट प्राइस थी जिसपे सारे फर्म्स खुश थी. इसको हम कर लेते हैं P0 मार्केट प्राइस. राइट राइट, ये चल रहा था मार्केट में. अब फर्म ने देखा कि मेरा डिमांड कर्व बड़ा इलास्टिक है. असूलन हमें क्या करना चाहिए टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू? मॉज, इलास्टिक डिमांड है, हमें प्राइस को क्या करना चाहिए? प्राइस डिक्रीज करनी चाहिए. अगर ये फर्म प्राइस डिक्रीज करती है, ऊपर देखो, इफ वन फर्म कट्स प्राइस द रेस्ट विल फॉलो. इलास्टिक डिमांड में प्राइस कम करने का फायदा तब है जब सिर्फ आप कर रहे हैं. अगर बाकी सारे भी कर दें तो आपकी इलास्टिसिटी एकदम से चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी. फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? यस. तो जैसे ही इन्होंने प्राइस कट की, बाकी फर्म्स ने भी प्राइस कट कर दी. डिमांड कर्व बीए तक इलास्टिक था, एडी पार्ट में इनइलास्टिक हो गया, किंक आ गया डिमांड कर्व में. अब थोड़ा सा देखें, हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू था वो पहले तो इलास्टिक डिमांड कर्व की वजह से उसी शेप में आ रहा था. ठीक है, लेकिन फिर जब किंक आया, कुछ देर के लिए मार्जिनल रेवेन्यू ब्रोकन हुआ, और जब दोबारा निकला एमआर कर्व तो वो भी इनइलास्टिक हो चुका था. अच्छा जी, अब थोड़ा सा, आई नो यू ऑल स्ट्रगलिंग, अभी करते हैं, डोंट यू वरी. मैं थोड़े से लेबल कर लूं इसको. ए बी मैं यूज करता हूं, सी ई यूज कर लेते हैं. यस, और ये वाला जो है ये है ब्रोकन पार्ट ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू. अच्छा जी, अब दोबारा जरा बात करते हैं हुआ क्या है. डिमांड कर्व इलास्टिक था बी से ए वाले सेगमेंट में. डिमांड कर्व हमारा बैड जो है बी ए तक इलास्टिक था, और मार्जिनल रेवेन्यू भी ऑफ कोर्स डिमांड कर्व से निकलता है, वो एवरेज रेवेन्यू कर्व है. मैं लिख देता हूं साथ में यार ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए ज्यादा. मार्जिनल रेवेन्यू भी इलास्टिक फॉर्म में आ रहा था. अब जब फर्म ने प्राइस कट की और बाकी फर्म्स ने भी एकदम से प्राइस कट कर दी, मैं थोड़ा सा इसकी इलास्टिसिटी मजीद कम करता हूं एडी वाले पार्ट में ताकि इट स्टैंड्स आउट मोर. यस, सो एडी वाले पार्ट में ये इनइलास्टिक हो गया. तो जैसे ही इलास्टिसिटी कम हुई, कुछ देर के लिए रेवेन्यू को क्या हो रहा है, वी आर अनश्योर. इन अदर वर्ड्स, कंज्यूमर्स आर डिलिबरेटिंग. सब फर्म्स ने प्राइस कट की है, कंज्यूमर्स को सिग्नल गया कि हुआ क्या है. कुछ देर के लिए उन्हें परचेज स्टॉप की है, मार्जिनल रेवेन्यू रुका है, और फिर जब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व निकला तो एडी की तरह वो भी इनइलास्टिक फॉर्म में आ रहा है. अब इस चीज से डरते हुए कि प्राइस कम हुई थी और डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी, सब फर्म्स कट कर देंगी, मेरा रेवेन्यू गिर जाएगा, फर्म्स प्राइस कट नहीं करेंगी. सेकेंडली, तीसरी assumption देखो, इफ वन फर्म रेजेस प्राइस
नो वन विल फॉलो। अगर ये फर्म प्राइस बढ़ाती है, सब फर्म्स प्राइस नहीं बढ़ाएंगी, इसका वैसे ही इलास्टिक डिमांड थी, इसका रेवेन्यू गिर जाएगा। सो द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ईच इंडिविजुअल फर्म इज टू नॉट चेंज प्राइस। तो क्यों प्राइसेस टिकी हो रही हैं, रिजिड हो रही हैं? बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंस। किंग डिमांड कर्व में इंटरडिपेंडेंस आपस में इतनी ज्यादा है कि वो एमसीएमआर वाला इक्विलिब्रियम वाला सीन बन ही नहीं रहा। सब फर्म्स उसी मार्केट प्राइस पे satisfied होके बैठी हुई, because the risk of changing price, raising it or reducing it is too big। उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट गिरने का खतरा है। सब बच्चों को ये बात समझ आ गई? अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा, मजीद क्लियर होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा मजीद आप लोग सुनना चाह रहे हैं कुछ तो मुझे बताएं। BAD जो है यस वो हमारा किंग डिमांड कर्व है, जी और OPQ जो है वो प्रिवेलिंग प्राइस है। जी, और OQ जीरो तो क्वांटिटी है जो फर्म बेच रही है। यस और तो डिमांड कर्व का ये B और जो AD है, ये सेगमेंट दो। तो अगर ये जो प्रिवेलिंग प्राइस से अगर रेज करेगी प्राइस जो फर्म है, जी, वो फिर कंपेटिटर्स नहीं फॉलो करेंगे। वो फॉलो नहीं करेंगे, और इलास्टिक डिमांड थी, उसका रेवेन्यू वैसे ही गिर जाएगा। प्राइस बढ़ाओ इलास्टिक डिमांड में तो रेवेन्यू गिर जाता है, बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं। तो उसके पास हाल ही कोई नहीं है सिवाय करंट प्राइस पे बेचने के। इसलिए सब फर्म्स प्राइस चेंज नहीं करती, प्राइसेस टिकी हो जाती हैं। रीजन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द टू फर्म, बिटवीन द फर्म्स इन द इंडस्ट्री। समझ आ गई? तो B2C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? MR? ब्रोकन पार्ट ऑफ एमआर। पहले BA तक डिमांड कर्व आ रहा था, एमआर कर्व B2C बिल्कुल नॉर्मल उसी शेप में आ रहा था, इलास्टिक शेप में। जैसे ही इलास्टिसिटी चेंज हुई, कुछ देर के लिए एमआर गायब हुआ, कंज्यूमर्स डिलिबरेट कर रहे हैं, सबने प्राइस कट कर दिए। किसका ये हुआ नहीं? फर्म्स प्राइस कट करेंगी ही नहीं। अगर करें तो ऐसा होगा, कंज्यूमर्स डिलिबरेट करेंगे कि हम किसका माल लें। C2E कुछ देर के लिए मार्जिनल रेवेन्यू आना बंद हुआ, कंज्यूमर्स ने परचेज रोकी एक सेकंड। फिर जब दोबारा होने शुरू की तो एमआरबी इनइलास्टिक हो चुका था, क्योंकि वो डिमांड कर्व से निकलता है। अब समझ आ गया इंशाल्लाह? Yes. अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखोगे ज्यादा समझ आएगा। क्यों बोल्ड होता है? मैं बार बार इसको बंद कर रहा हूँ और फिर बोल्ड हो रहा है। राइट जी। सो एज सीन इन द फिगर अबव, द फर्म्स, एक फर्म है, द फर्म्स डिमांड कर्व BAD was elastic in the segment BA। मेरे साथ चलिएगा, BA तक इलास्टिक था। The temptation will be, the firm will be tempted to, क्या करना चाहेगी इब्राहिम? फर्म इलास्टिक डिमांड है, टेम्पटेशन क्या आएगी? प्राइस क्या करे वो? यस, द टेम्पटेशन विल बी टू कट प्राइस। ठीक है, विल बी टू रिड्यूस या कट प्राइस। ठीक है। इफ इट कट्स प्राइस, जोहेब बाकी फर्म क्या करेंगी? अजम्पशन के मुताबिक लिखी हुई है, जोहेब वेर आर यू? Sleeping. ताहा आप बता दें। इफ वन नहीं फर्म सर, कट, जाग रहे हो इधर ही। जी जी जोहेब बताएं, अगर एक फर्म ने प्राइस कट की तो बाकी फर्म्स क्या करेंगी अजम्पशन के मुताबिक? सर वो सब क्योंकि वो लोग प्राइस मेकर्स हैं, तो ना 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 ना, वो ऊपर देखो क्या तीन नाम है? assumptions, मेरा बेटा जोएब देखो, बोल्ड में दो assumptions आपको नजर आ रही हैं। If one जी firm सर, cuts price, the rest will, फॉलो। yes, other firms will also cut price। ठीक है, ये प्लीज सही तरह मॉडल समझें। other firms will also cut price। ठीक है। अब उसके बाद सुहेब क्या होगा? डिमांड कर्व विल बिकम, शाबाश, विल बिकम इनइलास्टिक। कौन से सेगमेंट में? इन सेगमेंट, कौन सा वाला पार्ट इनइलास्टिक हुआ है? BA तक तो इलास्टिक था। AD। ठीक है। फर्म्स रेवेन्यू क्या हो जाएगा इंशाल?
प्राइस कट करने से डिमांड कर्व इनइलास्टिक हुआ, फर्म का रेवेन्यू क्या हो जाएगा इंशाल? सॉरी, नहीं सही। इलास्टिक डिमांड थी, प्राइस कट की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, सब फर्म्स ने प्राइस कट कर दी, डिमांड कर्व इनइलास्टिक हो गया, तो रेवेन्यू विल, गिर जाएगा। यस, रेवेन्यू विल फॉल। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब हम इस पे बात करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू आफ्टर BC will disappear from from in करते हैं, disappear in segment means area C E, ओहो what have I done, वापस जाते हैं, in segment C E, this is, नहीं उसके बाद जी, then it reappears, कि इलास्टिसिटी चेंज हो रही थी, थोड़ी देर के लिए डिसअपियर हुआ, कंज्यूमर्स डिलिब्रेट कर रहे हैं, then it reappears and reappears and becomes inelastic after CE. Firms will not take the risk, को चॉइस में छोड़ना आप लोगों के लिए ऐसे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सेक्शन ए की हद तक और एमसीक्यूज की हद तक बहुत अच्छा कर लो, और लास्ट पैचेस को मैं कह रहा हूँ, then it reappears and becomes inelastic after CE. Firm will not take the risk of reducing price because उनका रेवेन्यू गिर रहा है। ये है जी यहाँ पे कॉन्सेप्ट किंग डिमांड कर्व का। उल्टा साइड पे करते हैं, द फर्म विल ऑल्सो नॉट रेज प्राइस, दो वजह, as demand is elastic and no other firm will follow the price rise। ठीक है, hence demand curve, hence prices become sticky and prices become sticky या rigid, rigid होता है सख्त, जो अपनी बात से हटे ना, hence prices become rigid due to interdependence between firms। अब मेरे बच्चों किस हद तक समझ आ गई? अगर 70-80% भी है तो आई बी हैप्पी। यस सर। वेरी गुड ताहा, ये हमने पढ़ा जी फर्म का। अब हम इंडस्ट्री को देखते हैं, इसी कर्व को, डिमांड कर्व को दोबारा बनाएंगे। द फॉलोइंग फिगर शोज स्टिकी प्राइसेस, यानी रिजिड प्राइसेस। स्टिकी जैसे हम एक स्टिकी मड होती है, उनमें चलना मुश्किल हो जाता है, ग्लू पे पाँव लग जाए स्टिकी हो जाता है, ठीक है ना। द फॉलोइंग फिगर शोज स्टिकी प्राइसेस जो चेंज नहीं हो रही इन द इंडस्ट्री। पहला हमने देखा फर्म का, अब हम जा रहे हैं जी इंडस्ट्री पे। वही एग्जैक्ट, बल्कि इसको मैं नीचे ले जाता हूं ताकि हमारे सामने वो हो, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, मैं दोबारा वही ग्राफ एग्जैक्टली बना रहा हूं और इंडस्ट्री का लिंक आपको दे रहा हूं। अगेन लेट्स मेक अ साइजेबल सा ग्राफ। प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट, सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स में प्राइस रेवेन्यू कॉस्ट, सारी एफिशिएंसी में प्राइस कॉस्ट बेनिफिट, सारे कंज्यूमर बिहेवियर में या प्राइस एंड यूटिलिटी, और ऑर्डिनल में गुड वाई गुड एक्स, लेबल जरा याद दिला रहा हूं, प्रोडक्शन कॉस्ट में कॉस्ट इन क्वांटिटी या रेवेन्यू इन क्वांटिटी, ये लेबल्स आपके अभी तक हैं। लेबर मार्केट में वेजेस एंड प्राइस, सिंपल है, समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट के मुताबिक लेबलिंग आपने करनी है। अच्छा जी, अगेन बी ए तक हमारा डिमांड कर्व इलास्टिक था, ये मार्केट प्राइस थी पी नॉट। अगर फर्म प्राइस कट करती, सारे फॉलो करते डिमांड कर्व
बैड BAD वाले हिस्से में, AD वाले हिस्से में इनइलास्टिक हो जाता। MR पहले बड़ा सही आ रहा था, उप्स थोड़ा सा मुझसे गलती हुई। MR पहले, हाँ मैंने जरा आगे तक एक्सटेंड कर दिए। MR जो है पहले बिल्कुल सही आ रहा था, कहाँ तक जी, यहाँ पे C तक। फिर उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हुआ CE वाले पोर्शन में, और जब दोबारा अपीयर हुआ तो वो भी इनइलास्टिक। ये इसलिए यही प्राइस और क्वांटिटी जो है इसी पे फर्म्स रिजिड हो जाती हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू चेंज प्राइसेस। दे नो प्राइस कम करने में भी रेवेन्यू कम हो रहा है और प्राइस बढ़ाने में भी। अब हम यहाँ पे 3 फर्म्स के MCs लगा रहे हैं। ये है जी फर्म A, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म A। ये है जी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म B, और ये वाला है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म C। मुझे जुहेब बताइएगा, इन तीनों फर्म्स में से ABC में से कॉस्ट वाइज कौन सी मोस्ट एफिशिएंट है? किसकी कॉस्ट सबसे कम है जुहेब? कौन सी फर्म मोस्ट एफिशिएंट है? जी सर देख लो। श्योर। सुहेब किसका कॉस्ट कर्व सबसे नीचे है मेरा बेटा? सर सी का मोस्ट एफिशिएंट सी है। और मोस्ट इनएफिशिएंट कौन सी है इब्राहिम? ए। वेरी गुड। लेकिन सब इसी प्राइस पे इक्तफा करेंगी। एवरीवन विल बी हैप्पी विद दिस प्राइस। व्हाई इज दैट? उप्स, व्हाई इज दैट? इसको हम समझते हैं। एंड यस, देखिए, as seen in the figure, market price P naught and quantity Q naught will not change, ठीक है, if all firms marginal cost curves go through the broken part of marginal revenue curve। वजह भी देखते हैं, ठीक है। if firms, ठीक है, अभी देखते हैं जी, बिफोर, कम ऑन, व्हाट एम आई डूइंग, ब्रोकन पार्ट, हाँ, बिफोर एक सेकेंड जी, हाँ, बिफोर आउटपुट O Q 0, ठीक है, each firm is making profit as MR is greater than MC for all firms। मोस्ट एफिशिएंट है MCC वाली, उसका भी देखो MR ऊपर है, और MCA वाली का भी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऊपर है, ठीक है। आफ्टर आउटपुट output after output O Q O, MR is less than MC, hence all firms will make marginal losses। हर एडिशनल यूनिट में उनको लॉस होगा, पहले मार्जिनल प्रॉफिट्स बना रहे हैं फर्म।
ईच फर्म इज मेकिंग मार्जिनल प्रॉफिट कर लेता हूं मैं, मार्जिनल प्रॉफिट्स एज हर एक्स्ट्रा यूनिट जो है एम आर ऊपर है, एम सीज नीचे हैं, बाद में एम सी कर्व्स ऊपर और एम आर देखो नीचे आ गए, मार्जिनल लॉसेस, देयरफॉर all firms will agree to current market price and output। ये वजह है किंग डिमांड कर्व मॉडल के मुताबिक कि क्यों फर्म्स की प्राइसेस स्टिकी हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं, वो आसानी से चेंज नहीं करते। बच्चों समझ आ गई या थोड़ा सा और रिट्रेशन? वो हमेशा सी के थ्रू ही पास करेगा। हाँ, जब भी ये ब्रोकन पार्ट में से एमसी कर्व नहीं गुजरेगा तो फर्म्स की आउटपुट एंड प्राइस चेंज होगी, उस वक्त ये थ्योरी फ्लॉप हो जाएगी। ये इसकी लिमिटेशंस में आता है। ठीक है, ये मैं आपको लाइव क्लास में लिमिटेशंस करा दूंगा। जब ये मॉडल समझ आ जाते हैं तो लाइव क्लास में बाकी चीजें आसानी से। लेट्स टेक मंडे फॉर ओलिगोपोली एज वेल। मंडे भी जरा एब्सेंटीज्म वाला दिन बन रहा है, तो मंडे को भी हम ओलिगोपोली करते हैं, ट्यूसडे वेंसडे को हम पास्ट पेपर्स करेंगे। सो दैट इज हाउ वी गोना गो अबाउट इट। जिन जिन ने अभी तक मुझे वो सबमिट नहीं की असाइनमेंट, मुझे प्लीज मंडे तक कर लो, दैट इज माय डेडलाइन, आई हैव टू सबमिट इट। ओके सर, वो अगला अगला भी मैंने कर लिया था। मैंने अब वो वाला पेपर यानी मई जून वाला पेपर कर लिया। लव यू, उसमें मैंने वो 2 शाबाश, क्वेश्चन गुड, इंडिफरेंस कर्व वाले वेरी गुड, और वो वाला जो एफिशिएंसी वाला, एफिशिएंसी वाला गुड वर्क, एफिशिएंसी गुड वाला वर्क, थोड़ा सा किया, तो वो आपको मैं सेक्शन ए अब दूसरे पेपर का करके सबमिट कर दूंगा। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, मेरे ख्याल में हम किंग डिमांड पे ही रुकते हैं। क्या आपको रिट्रेशन चाहिए सारे मॉडल की, या आपको एक दो एमसीक्यूज करवा दूं जल्दी से ताकि कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाए? बताइए। सर, इसका थोड़ा वो दे दें दोबारा रिकैप शुरू रिकैप से। ले लें। ठीक है, रिकैप देना। ओलिगोपोली जी, 7th यूनिट हमारा। इट इज द मोस्ट कॉमन रियल वर्ल्ड मार्केट स्ट्रक्चर। दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज जहां लार्ज फर्म्स डोमिनेट कर रही हैं, ओलिगोपोलिस्टिक है। मोनोपोली की ही एक फॉर्म समझ लें। रियल वर्ल्ड में एग्जैक्ट मोनोपोलीज नहीं होती, ओलिगोपोलीज होती हैं। तो क्या फीचर्स हैं दी? देयर आर अ फ्यू डोमिनेंट फर्म्स विद लार्ज साइज एंड हाई मार्केट शेयर, और बहुत सारी छोटी फर्म्स, जैसे अपनी कार इंडस्ट्री में पाकिस्तान में देख लें। देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स। आपस में कुछ भी फैसला करने से पहले देखते हैं मेरा कंपेटिटर क्या करेगा, एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्राइसेस भी रिजिड हो जाती है और आउटपुट भी चेंज आसानी से नहीं करते। फर्म्स प्रोड्यूस क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, जैसे गाड़ियां हैं, जैसे मोबाइल फोन पैकेजेस हैं, इवन सेल फोन्स एंड्रॉइड्स वगैरह को देख लें, बट विद सम यूनिक फीचर्स, जैसे आईफोन वगैरह सैमसंग है, एंड सम लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे नोकिया का सस्ता है। सो देर आर हाई बैरियर्स टू एंट्री। फर्म्स डू नॉट चार्ज चेंज प्राइस एंड द प्राइस इज बिकम rigid। फर्म्स मे और मे नॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिट, इंटरडिपेंडेंस की वजह से एमसीएमआर पे प्रोड्यूस नहीं करेंगे। देर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, मार्केट शेयर, मार्केट पावर चंद हाथों में स्क्वीज हो रही है। नॉन प्राइस कंपटीशन एग्जिस्ट, एक्सेसिव एडवर्टाइजमेंट, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशंस, फीचर्स ऐड करना, क्योंकि प्राइस कम करके अपनी मार्केट शेयर को नहीं बढ़ा सकते। मर्जर्स एंड टेक ओवर्स आर द वे टू इंक्रीज मार्केट शेयर। प्राइसिंग एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, दो रूट्स लेती है ओलिगोपोली। इकोनॉमिस्ट अनश्योर हैं कि हर मार्केट में क्या हो रहा है, क्या ये नॉन क्लूसिव है, नो एग्रीमेंट्स ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। किंग डिमांड करंट गेम कम थ्योरी चल रही है, यानी कंपटीशन शदीद चल रहा है। किंग डिमांड कर्व और गेम थ्योरी, दो मॉडल्स क्लूसिव के, या फिर ये क्लूसिव मॉडल है, कॉमन प्राइस एग्रीमेंट्स हैं, प्राइस लीडरशिप है ओरल, या कार्टेल रिटन। कार्टेल इज एक्चुअली, जैसे आपने ड्रग कार्टेल्स भी देखी होंगी, पैब्लो एस्कोबार वगैरह की, ये बड़े डेंजरस सी फर्म्स होती हैं, माफिया ऑफ बिजनेस। हमने आज स्टार्ट किया जी नॉन क्लूसिव मॉडल, किंग डिमांड कर्व। अजम्पशन क्या थी, मैं लिख देता हूं बल्कि, नॉन क्लूसिव। डिमांड कर्व, उसकी अजम्पशन क्या है जी? एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश मार्केट प्राइस है जिससे सब सेलर्स रीजनेबली खुश हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं। इफ वन फर्म कट्स प्राइस द रेस्ट विल फॉलो, इफ वन फर्म रेजेस प्राइसेस नो वन विल फॉलो। ये फर्म का आ गया जी। बी ए तक डिमांड कर्व इलास्टिक था, प्राइस पी नॉट थी, क्वांटिटी वो बेच रही थी क्यू नॉट। फर्म को लालच आएगी कि प्राइस कम करो, इलास्टिक डिमांड है,
लेकिन अगर उसने ऐसा किया, सब फर्म्स प्राइस कट कर देंगी, डिमांड कर्व एडी वाले सेगमेंट में इनइलास्टिक होगा, एमआर जो पहले नॉर्मल इलास्टिक फॉर्म में आ रहा था सी टू ई गायब होगा, फिर जब रीअपीयर होगा वो भी इनइलास्टिक, तो फर्म्स प्राइस कट नहीं करेंगी बिकॉज उनका रेवेन्यू गिर जाएगा इनइलास्टिक डिमांड की वजह से। प्राइस रेज भी इसलिए नहीं करेंगी कि डिमांड एक तो पहले इलास्टिक है, साथ में किसी और ने फॉलो करना नहीं है, तो फायदा ही नहीं है प्राइस बढ़ाने का भी, रेवेन्यू गिरता है, तो फर्म्स शुक्र सबर करके इसी प्राइस पे और इसी आउटपुट पे बेचती रहेंगी। इसलिए प्राइसेस एंड आउटपुट बिकम रिजिड, स्टिकी बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स, राइट। उसके बाद हम आ गए जी इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्री के अंदर प्राइसेस स्टिकी क्यों हो रही हैं? वही बीए तक इलास्टिक डिमांड कर्व था, एडी पार्ट में इनइलास्टिक हुआ, अगर फर्म प्राइस कट करती, ब्रोकन पार्ट ऑफ एमआर में से अगर एमसी सब फर्म्स के गुजर रहे हैं, तो इसी पे ही उनको एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि ए फर्म जो कि इनएफिशिएंट है और सी फर्म जो मोस्ट एफिशिएंट है, दोनों को प्रॉफिट मिल रहा है, एमआर ज्यादा है एमसी से, लेकिन आउटपुट क्यू जीरो से ज्यादा अगर बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो उस केस में रेवेन्यू नीचे आ जाएगा एमआर और कॉस्ट ऊपर है, सब फर्म्स को मार्जिनल लॉसेस होंगे, इसलिए सब फर्म्स करंट मार्केट प्राइस पे खुश हो जाती हैं, एग्री कर जाती हैं, इसलिए ये मॉडल बताता है कि प्राइसेस टिकी हो रही हैं। गॉट इट जी? प्राइसिंग एंड आउटपुट समझ आ गई किंग डिमांड कर्व के थ्रू? यस सर। अगर आप लोग मेरे साथ 2 मिनट है हमारे पास, 2 मिनट स्टे कर जो मैं आपको 2-3 एमसीक्यूज करा दूं, आपको इमीडिएटली ओके सर। ये कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है? इसको मैं अब सेव कर रहा हूं आपकी फाइल को, ताकि सेव नोट्स A2 में कर देता हूं मैं जी, यूनिट 7 ओलिगोपोली, परफेक्ट नेम, दैट इज इट। ये मैं सारे आपके वर्क कर रहा हूँ हार्ड कॉपी में, आपको मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड कर रहा हूँ। परफेक्ट कंपटीशन तक मैं कर चुका हूँ, बस मोनोपोलिस्टिक रह गया और ऑब्जेक्टिव्स वाला रह गया, उसके बाद जो है ये ओलिगोपोली हमारा साथ साथ बन रहा है, तो इंशाल्लाह इन अ वीक और सो आई विल प्रोवाइड यू ऑल ऑफ दैट, मोस्ट प्रोबेबली जस्ट बिफोर योर मॉक्स और आफ्टर मॉक्स, ठीक है? राइट जी, तो अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ बच्चों। लेट मी क्विकली शो यू सम एमसीक्यूज। इधर कहीं नीचे वो मॉक्स का पेपर पड़ा था जो मैंने लास्ट ईयर आपके क्रेसेंट में दिया था या कहीं और दिया था, लेट मी सी। P3 मॉक्स, डैम इट। अच्छा चले, मैं कोई नया पेपर निकाल के आपको करवाता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये पेपर 32 समर 20 का, इसको जल्दी से खोल के हम सॉल्व करते हैं ओलिगोपोली वाले क्वेश्चन सिर्फ, क्योंकि बाकी मैं आपको एक करा चुका हूँ। हाँ, अब देखें ये वाला क्वेश्चन उस दिन आपको थोड़ा मुश्किल हुई थी। इन मार्केट इकोनॉमीज फर्म कैन ऑपरेट under monopolistic competition, which feature is not typical of this market type of market? प्राइस लीडरशिप, समझ आ गया ना? जैसे ये ओलिगोपोली हमने पढ़ी, प्राइस लीडरशिप उसका स्टैंडिंग फीचर हो गया। उसके बाद मेरे बच्चों ये देखें किंग डिमांड कर्व, तसल्ली से सोचें, which feature of oligopoly is being assumed when the demand curve of an individual firm is as shown? किस वजह से डिमांड कर्व इनइलास्टिक होता है आफ्टर सर्टेन पार्ट, किंग क्यों आता है? सी, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स। प्राइस लीडरशिप अभी नहीं पढ़ा, डिस्क्रिमिनेशन हम पढ़ चुके हैं, कोल्यूजन भी अभी नहीं पढ़ा, तो बेसिकली साफ साफ कॉन्सेप्ट कितने आसान है अगर बेसिक समझ आ जाए। अच्छा जी, ये तो मैंने कहा कॉन्सेंट्रेशन रेशियो का सवाल है, नहीं। ये भी देख लेते हैं, नहीं तो पीएम थ्योरी था। दैट्स इट, 2 क्वेश्चन थे ओलिगोपोली पे जो हमने कर लिए। तो इसी तरह जब भी आप कोई पेपर खोलेंगे, अब ओलिगोपोली का क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको काफी आसान लगेगा, बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट जब बन जाएंगे हमारे, तो कुछ मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। लेट मी सी इफ वी हैव सम ओलिगोपोली क्वेश्चंस हियर, और बस आखिरी क्वेश्चन करके हम छुट्टी करते हैं आज। आज मेरी भी छुट्टी है फॉर सम रीजन, लकास इज ऑफ एंड सिटीज ऑफ, दोनों मेरा स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है और मैं आज इंजॉय करूंगा। अच्छा जी, लेट्स सी। यूनिक ऑप्शन पे चला गया। आई डोंट थिंक ही इज गिवन यू एनी ओलिगोपोली क्वेश्चन हियर। देखो इतना सा था, एक एमसीक्यू आ जाएगा, 2 मैक्सिमम, और सेक्शन ए में कभी कभी मार्केट स्ट्रक्चर ओलिगोपोलिस्टिक वो दे देता है, और हम बहुत उससे ज़्यादा डिटेल में कर रहे हैं। आप लंबा क्वेश्चन भी कर सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स
जब चॉइस है तो वाई गो फॉर सच अ टफ टॉपिक. ठीक है जी, दैट्स इट. हैव अ गुड डे. I'll see you all inshallah on Monday and we'll continue with oligopoly. मैं चाहता हूँ खत्म करते हैं इसको. थैंक यू सर. वेलकम बेटा. अल्लाह हाफिज. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. ये वीडियो मैं YouTube